नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दिसंबर 2004 में आने वाले यूजी नेट इकोनॉमिक्स के पेपर नंबर 2 की। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, मतलब कि इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व करने की, और ये डिपेंड करेगा कि आप इसमें से कितने सही क्वेश्चन कर पाते हैं या उसका आंसर दे पाते हैं। और जो इसकी आंसर की है वो प्रोवाइड की जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले एमसीक्यूज से। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम के जो एमसीक्यूज हैं उन पर फोकस करेंगे। आप अगर इंग्लिश मीडियम करना चाहते हो तो उसके लिए भी हम अलग चीज़ लाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पैमाने के प्रतिफल किन अवधारणाओं पर आधारित हैं। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये एक बेसिक टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके सामने यहाँ पे 4 एमसीक्यूज हैं, मतलब 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। इसमें से कौन सा सही है आपको सही उत्तर लगाना है। और आपको फिर बता दें, जो भी आप आंसर टिक करें, चाहे वो B करें या D करें, जो भी आंसर करें उसको अपनी कॉपी में लिखते रहना। इससे यह है कि एंड में जब आप आंसर की मैच करोगे तो आप अपना सही स्कोर जान पाओगे। सेकंड क्वेश्चन है, साधन के पुरस्कार के रूप में ब्याज का भुगतान किस सिद्धांत से स्पष्ट होता है। तो देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, जो भी आपको सही उत्तर लगता है उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, प्रगट अधिमान सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर छांटिए। तो देखिए, प्रकट अधिमान सिद्धांत की कुछ मान्यताएं, अजम्पशंस हैं, उसमें से कुछ इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। तर्कसंगत, संगत, संक्रमता और अपूर्ण रूप से त्रुटि। तो इसमें से कौन सी मान्यता इस सिद्धांत से रिलेटेड है वो आपको जांचना है। आपके सामने फिर से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब बात करते हैं अगले एमसीक्यूज़ की। तो देखिए, ये वाला जो एमसीक्यूज़ है ये है मैचिंग वाला। इसमें आपको मेल करना है कि कौन सा किसने दिया है। तो देखिए, जब भी बात आती है मैचिंग क्वेश्चंस की तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए, पहला दिया हुआ है विकुचित मांग वक्र। किंग डिमांड कर्व जो दिया था वो था पॉल एम स्यूजी ने, यानी कि जो फर्स्ट का जो है वो है थर्ड। तो देखिए, आप कोड देखोगे तो ए का थर्ड 2 बार दिया हुआ है, ठीक है। वो कोड ए में दिया हुआ, ऑप्शन ए में दिया हुआ है थर्ड, और सी में दिया हुआ है। तो इसी तरह से आपको ये सब मैच करना है, मैच कर करके देखना है, और जिसको सही उत्तर है वो आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ताकि बाद में जो आंसर की दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे मैच करके अपने स्कोर को जांच सकोगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, मांग सिद्धांत के विकास में निम्नलिखित सिद्धांतों के उदय को समय के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। देखिए, क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन है, और देखिए क्रोनोलॉजी वाले एमसीक्यूज इस टाइम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, यानी कि एटलीस्ट 10 एमसीक्यूज आते हैं क्रोनोलॉजी वाले, ठीक है। प्रकट अधिमान सिद्धांत, क्रम सूचक उपयोगिता, न्यूमन मॉरिसन उपयोगिता सिद्धांत, मापनीय उपयोगिता। तो देखिए, कार्डिनल, ऑर्डिनल, ये कुछ यूटिलिटी अप्रोच थी जो इनकी थ्योरीज दी हुई थी, जो भी सिद्धांत हैं वो किस कालक्रम में आए थे। कौन सा जो इसमें थ्योरी है, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो पहले आया है, ठीक है, और सबसे नया सिद्धांत में से कौन सा है। तो इसको आप इनके क्रोनोलॉजी के अनुसार, यानी कि टाइम के अनुसार को मैनेज करना है, ठीक है ना। आपको ये सब मैच करना है। छठा क्वेश्चन है, उत्पादन फलन का विचार निम्नलिखित में किस से संबंधित है। तो देखिए, जब भी बात आएगी प्रोडक्शन फंक्शन की तो ये किससे रिलेटेड है। आर्थिक दक्षता, तकनीकी दक्षता, आवंटन दक्षता, या फिर ये सभी। जो भी आपको सही उत्तर लगता है उसको टिक करें और उसको अपनी कॉपी में लिख लें, ताकि बाद में आप मैच कर सको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, और अब हिंदी वर्जन देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था के कोर में निम्न अंतर्निहित है। देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप देखिए ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और अगर आपने पढ़ा है पेरेटो, पिगू,
ये सब पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाओगे। बात करते हैं 8वें की, उपरोक्त मांग के किस अर्थशास्त्री के सिद्धांत में स्थायी उपभोग मानव पूंजी को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए स्थायी उपभोग जब भी बात आएगी तो इसको हम जोड़ेंगे किससे, फ्रीडमैन से। तो देखिए फ्रीडमैन का इसका तो मैंने बता दिया है, लेकिन आपको भी ये देखना है कि फ्रीडमैन क्या सही है या फिर रोशिनोडान है, बोमोल है, टोबिन है। जो भी आपको उत्तर लगता है आपको कॉपी में लिख लीजिए। अब बारी आती है 9वें क्वेश्चन की। तो देखिए वो है मुद्रा गुणांक द्वारा किसका निर्धारण होता है। जो मनी मल्टीप्लायर होता है वो क्या चीज़ नोटिस करता है, क्या वो उच्च शक्ति मुद्रा है यानी हाई पावर मनी। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप इसका उत्तर बड़ी आसानी से दे पाओगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए यह है मैचिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ डिमांड फंक्शन, कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, मनी डिमांड थ्योरी के फंक्शन दिए हुए हैं। आपको देखना है किसने कौन सा दिया है। तो देखिए रूट वाला तो सीधे हम जानते हैं किसने दिया है, वो है बोमोल, ठीक है। MV=PT किसने दिया है, फिशर। तो इस तरह से आप देख सकते हो किसने कौन सा फंक्शन दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे कोड दिए हुए हैं यानी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़े हैं तो बड़ी आसानी से आप ये कर पाओगे। बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। तो देखिए ये है फ्रीडमैन के अनुसार एक परिवार का उपभोग किस पर निर्भर करता है। तो देखिए फ्रीडमैन ने दी थी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो देखिए इसमें इन्होंने जो बात करी थी, अगर आपको इनके 2 से 3 अजम्पशंस याद है मेन बेसिक, तो इस MCQs को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। बात करते हैं 12 क्वेश्चंस की। तो देखिए वो है, इसमें असर रीजन वाला है। इसमें 2 स्टेटमेंट होती हैं, या तो वो सही हो सकती हैं या वो गलत हो सकती हैं या फिर एक दूसरे से रिलेटेड हो सकती हैं। तो किन्स के अनुसार कम ब्याज की दर पर निवेश की प्रवृत्ति अधिक होती है, ठीक है। किन्स ये कहते हैं कि कम ब्याज पे जो निवेश की प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है। निम्न ब्याज की दर पर पूंजी की पूर्ति मूल्य कम होता है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट हैं। अगर आपने टॉपिक पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, या फिर दूसरे की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी आपको सही लगता है उस पर टिक करिए और कॉपी में नोट करिए ताकि बाद में आंसर की से मैच कर सकें। क्वेश्चन नंबर 13 है, दीर्घकालीन फ्लिप्स वक्र का आकार कैसा होता है। देखिए लॉन्ग टर्म फ्लिप्स वक्र कर्व कैसा होता है, क्या वो वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, किस तरह का होता है, वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रभाव मुद्रा पूर्ति के परिणाम पर नहीं पड़ता, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको टिक करना है। देखिए आने वाले क्वेश्चंस के इंग्लिश वर्जन ये है और इसके बाद हम हिंदी में देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए तो हर कोई वीडियो बना देते हैं, हिंदी मीडियम की भी जो वीडियोस होती हैं वो कम मिलती हैं। निम्नलिखित में मेल बिठाइए एवं दिए गए कोड से सही उत्तर छांटिए। तो देखिए एशियन ड्रामा गुंडर मिडल ने दी थी, ये मैंने आपको एक बता दिया है एक हिंट के तौर पे। बाकी जो टॉपिक हैं, जो बुक्स हैं, इसको आप देखना होगा। स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी आपको बता सकता हूँ, जैसे कि W दोस्तोव, इन्होंने इकोनॉमिक स्टेज ग्रोथ दी थी कि एक अर्थव्यवस्था की जो विकसित होने की जो स्टेज होती हैं, जो चरण हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं जो इकोनॉमिक्स में दी हुई हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि उनकी जो बेसिक अजम्पशंस हैं उनका किसी थ्योरी देने का रीज़न क्या था, ठीक है, उन्होंने वो थ्योरी क्यों दी थी। जैसे लिविंगस्टन की बात करते हैं, H.O. हर्समैन की बात करते हैं, तो इनका आता है डेवलपिंग यानी कि अविकसित देशों के लिए जो थ्योरी थी इन्होंने ज़्यादातर दी थी वो। नहीं तो बाकी अगर देखा जाए तो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री की जगह डेवलप कंट्री के ऊपर अपनी थ्योरी दी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो है, जिस क्रम में विकास
के सूचक के रूप में निम्न सूचकों का प्रयोग हुआ है उसको दर्शाइए। देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा जो इंडेक्स है, कौन सा वो मेजर है जो पहले आया है, कौन सा बाद में आया है। तो देखिए इनमें सबसे पहले कौन आया है, क्या पी क्यू एल आई पहले आया है, बाद में एस डी आई, या फिर बाद में प्रति व्यक्ति आए। ठीक है ना, ये आपको इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। तो इसमें बोला है कि कौन सा समीकरण हेराडोमर प्रारूप में स्थिर वृद्धि की शर्त को पूरा करता है। ठीक है, अगर आपने हेराडोमर को मॉडल पढ़ा है और उसकी जो इक्वेशंस हैं 3 से 4 मेन इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, और जब हम जॉइंट तौर पे पढ़ते हैं, जब इनको कंपेयर करते हैं हेराडोमर मॉडल को, उसमें भी 2 से 3 इक्वेशन हैं जो कि मेन है। अगर आपको वो याद है तो आप इसका उत्तर बड़ी आसानी से दे पाओगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो निम्नलिखित में कौन सा कारण सामाजिक लागत लाभ की आवश्यकता को सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ठीक है, सामाजिक लागत देखिए ये फिर से एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का आ गया है ये क्वेश्चंस, और इसमें आपको अगर आपने थोड़ा बहुत ढंग से इसको पढ़ोगे, इनके ऑप्शंस पढ़ोगे, आपको देखना होगा कि समाज का लाभ किस में होता है, ठीक है, और समाज का लाभ किस में नहीं होता है। तो इससे आपको एटलीस्ट अंदाज़ा लग जाएगा अगर आपने ये टॉपिक ना भी पढ़ा हो तो, कि किस पे टिक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय नियोजन में किस योजना के निर्माण में प्रथम बार उपभोग उपप्रारूप का प्रयोग किया गया। तो देखिए ये पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड है, और पंचवर्षीय योजनाएं कभी भी क्वेश्चन जो होता है ओल्ड नहीं होता है, तो वो कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है। बेशक ये दिसंबर 2004 का MCQ है, पर ये आज भी रिलेटेबल है। तो अगर आपने इनके बेसिक टर्म्स पढ़े होंगे, सभी पंचवर्षीय योजनाओं के जो बेसिक टारगेट थे वो क्या थे, तो इससे आप उनकी थीम क्या थी, मेन ये थीम, किसी भी जब पंचवर्षीय योजना को लागू करते हैं तो उसकी मेन थीम क्या होती है, तो आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर छांटिए। राष्ट्रों में उन्मुख व्यापार विश्व उत्पादन तथा आय में वृद्धि करता है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो देश हैं आपस में व्यापार करते हैं उससे विश्व के उत्पादन और आय में वृद्धि होती है। ठीक है, आपको बताना है सही है गलत है। फिर अल्पविकसित देश व्यापार से समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं करते। तो इन दोनों स्टेटमेंट में विचार कीजिए, क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर एक दूसरे से रिलेटेड है। जो भी आपको लगता है, ये चार कुछ MCQs मतलब कि ऑप्शन दिए हुए हैं उस पर टिक कर सकते हो। देखिए जब भी बात आती है सेल्फ प्रैक्टिस की, तो बहुत से क्या करते हैं कि फटाफट जल्दबाजी में MCQ पढ़ के उसको टिक लगाए जाते हैं, और बाद में देखते हैं कि उनके जो टॉपिक आते थे वो भी गलत हो गए। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ, अगर मैथमेटिकल MCQ है तो उसको आप बाद में अटेम्प्ट करिए। जब भी बात आती है सेल्फ प्रैक्टिस को करने की, तो पहले थ्योरी टाइप जो MCQ हैं, इक्वेशन बेस्ड हैं, थोड़े बहुत उनको कर सकते हो, लेकिन जो थोड़े लेंथी होते हैं, मैथमेटिकल टर्म वाले होते हैं, उनको एक अलग से करना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर इसमें से 5 MCQ हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के, तो पहले आप थ्योरी वाले कीजिए और मैथमेटिकल जो इकोनॉमिक्स वाले हैं वो थोड़े बाद में छोड़ दीजिए। जैसे स्टैटिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स जो डायरेक्ट है वो तो कर सकते हो, लेकिन जो सॉल्व करने वाले हैं उनको थोड़ा टिक करके कॉपी में लिख लीजिए, ताकि बाद में 4 से 5 घंटे निकाल के लगातार 5 से 6 क्वेश्चन पेपर के इकट्ठे MCQ सॉल्व कर देना। क्योंकि देखा यह है कि जो सिमिलरी MCQs पूछे जाते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के, और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का मतलब यह है कि जो भी मैथमेटिकल टर्म्स आते हैं जैसे कि स्टैटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स, जो भी MCQs पूछे जाते हैं उसकी बता रहा हूँ मैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो ये है, निम्नलिखित में मेल बिठाइए, कोड छांटने हैं। ठीक है, तो संभाव्य आय में वृद्धि, साधन की प्रति इकाई उत्पादकता, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वृद्धि सहित विकास, तो ये सभी बताना है, आपको मैच करना है, और इनके कोड नीचे दिए हुए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो नीचे एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख क्रिया दी हुई हैं। देखिए प्रोफेसर मसरेव ने सरकार के कार्य बताए थे, बजट के कार्य,
कि इनके कार्य क्या होते हैं। आवंटन, उत्पादन, वितरण, स्थायीकरण, कौन सा इनका कार्य होते हैं। इन्होंने 3 कार्य दिए थे, हम सबको पता है। इन्होंने 4 कार्य नहीं दिए हैं। तो ठीक है, आपको हिंट दे दिया है मैंने कि प्रोफेसर मसग्रेव ने 3 कार्य बताए थे सरकार के। कौन कौन से हैं ये आपको देखना है और टिक करना है और बाद में आंसर की से मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लाफर वक्र का स्वरूप कैसा होता है। ठीक है, तो लाफर वक्र का रूप कैसा होता है। उल्टे यू आकार का होता है, एल आकार का होता है, जे आकार का होता है, ये आपको गैस करना है। चलिए बात करते हैं 24 क्वेश्चन का। तो देखिए, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सार्वजनिक वस्तुओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, पब्लिक गुड्स का मतलब देखो, थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको। जैसे कि सूरज की धूप हो गई, हवा, पानी। तो इसमें जब आप यूज कर रहे हो गैर स्पर्धात्मकता, यानी कि कोई कंपटीशन नहीं है। गैर बहिष्कारात्मकता, यानी कि किसी को रुका नहीं जा रहा। प्रतिनिधिता, यानी कंपटीशन है। मुफ्त सैर, तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो इसमें नहीं पाई जाती है, तो वो आपको बताना है। ठीक है ना, क्योंकि जो पब्लिक गुड है वो आप डेली यूज़ कर रहे हो। तो आपको जब डेली यूज़ कर रहे हो तो आपके यूज़ करने में, समाज के यूज़ करने में, या पूरी भीड़ भी उसको यूज़ कर रही है, तो उसमें क्या देख पा रहे हो। तो एक जनरल तौर पे सोचोगे तब भी इसका आंसर दे सकते हो, अगर आपने टॉपिक ये ना भी पढ़ा हो। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, दिए कूट को छांटिए। तो कथन ए बोलता है कि राष्ट्र की सुरक्षा एक सार्वजनिक वस्तु है। ठीक है, फिर कारण है देशवासी विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षित होना चाहते हैं। तो आपको देखना है कि राष्ट्र सुरक्षा एक सार्वजनिक वस्तु है या फिर नहीं है। ठीक है ना, जो देश की सुरक्षा एक दी जाती है, क्या एक सार्वजनिक वस्तु है या फिर अलग अलग है। और 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मेल उठाइए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर छांटिए। तो देखिए, पब्लिक फाइनेंस का एमसीक्यू है और राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, मौद्रिक घाटा। देखिए, जब बजट, इंडियन बजट अनाउंस होता है तो इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि राजकोषीय घाटा कितना रहा, कितने % रहा, प्राथमिक घाटा कितना रहा, मौद्रिक घाटा कितना रहा। तो इसका भी एमसीक्यू आता है। तो चलिए, आपको मेल उठाना है कि राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा कितना होता है, मैच करके चेक करना है आपको बाद में आंसर की से। ये इंग्लिश मीडियम वाला है, आने वाले एमसीक्यू का आप इनको गौर कर सकते हो, इसलिए मैं धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब 27 है, यदि किसी वस्तु की मांग की लोच उसकी पूर्ति की लोच से अधिक होती है तो। ठीक है ना, यानी कि जो वस्तु है उसकी सप्लाई में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अगर मान लो मैं 10 किलो चावल बेच रहा हूँ और मांग में चेंज आता है, अगर बढ़ रही है तो 11 किलो बेचूँगा, घट रही है तो शायद 9 किलो बेचूँगा, लेकिन अपनी जो सप्लाई उसमें ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा, तो क्या होगा। ठीक है ना, उसकी मांग तो काफ़ी चेंज हो रही है मेरे प्राइस करने चेंज से, लेकिन पूर्ति में कुछ खास चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या होगा, जो कर यानी जो टैक्स है वो विक्रेताओं की अपेक्षा क्रेताओं पर अधिक पड़ेगा, या फिर जो टैक्स का जो बर्डन है वो विक्रेताओं की अपेक्षा क्रेताओं पर कम पड़ेगा। ये आपको देखना होगा। ठीक है ना, जो भी सही उत्तर लगता है आपको टिक करके आगे बढ़ना है। देखिए, अब 28 क्वेश्चन है, जब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, ठीक है ना, जब MPC 0.75 हो तो संतुलित बजट गुणांक का मूल्य कितना होगा। अगर आपको याद है कि बजट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है तो इसका उत्तर आप बड़ी आसानी से दे सकते हो। चलिए बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। तो देखिए, इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं। व्यापार की आय शर्तों में सुधार केवल यह इंगित करता है कि एक देश अपने निर्यात के द्वारा पहले से अधिक मात्रा में आयात कर रहा है। ठीक है ना, और व्यापार की आय शर्तों में परिवर्तन को व्यापार के लाभ का सूचक नहीं माना जाता। तो ये आपको
पढ़ना है, समझना है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो बड़े आसान से उसको उत्तर दे सकते हो। लियोनतीफ के अनुसार, ठीक है, लियोनतीफ ने क्या कहा था कि जो एचओ मॉडल था, हेक्सचर ओल्हिल मॉडल, इसकी इन्होंने आलोचना की थी। और अपनी आलोचना में इन्होंने क्या कहा था, क्या पाया था, ठीक है, जो उनका कंक्लूजन क्या था, इस पे ये एमसीक्यू डिपेंड करता है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पूंजीगहन वस्तु को निर्यात कर रहा था। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एचओ की जो थ्योरी है वो ये कहती थी कि जिस देश में पूंजी अधिक है वो पूंजी निर्यात करेगा, जिस देश में श्रम अधिक है वो श्रम निर्यात करेगा। लेकिन हुआ ये था कि इन्होंने अपने अध्ययन में कुछ का उल्टा पाया था। देखिए इतना बड़ा हिंट दे चुका हूँ, अब इसका उत्तर दीजिए। बात करते हैं अगले एमसीक्यू की। देखिए क्वेश्चन 31 है, अनुकूलतम तर्क सिद्धांत के अनुसार। देखिए इसका तो खैर अगर आपको नहीं समझ आया 31 का, तो 31 की हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम टैरिफ, ठीक है, अगर आपने टैरिफ वाला चैप्टर पढ़ा है तो इससे जो है बड़े आसान से कर सकते हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। निम्नलिखित समूह मेल बिठाइए तथा सही कोट का चयन कीजिए। तो केंद्र परिधि सिद्धांत, साधन अनुपात प्रमेय, ये किसने दी हैं, इसके तौर पे आपको देखना है, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, 33 की, ठीक है। अब थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, इसमें थोड़े ओल्ड डेटा वाले भी आएंगे तो जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे। यदि मांग की सीमित प्रवृत्ति 0.8 है, आयात की सीमित प्रवृत्ति 0.3 है और निर्यात में 100 रुपये की स्वायत्त वृद्धि, तो राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि करेगी, तो ये सब आपको बताना है, ठीक है ना। थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बताया कि जब भी इस साल प्रैक्टिस करो एमसीक्यू की, तो पहले जो मेन थ्योरी यानी डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है जो बिना कुछ सॉल्यूशन के, बिना कॉपी पेन लिए सॉल्व हो सकते हैं, पहले उनको करो। और बाद में जिनमें सॉल्यूशन लगे 8 से 10 मिनट आपको देना होगा, उनको वो अलग से बाद में करें। 4-4, 5-5 क्वेश्चन पेपर के जो कोई एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल, ठीक है। मुंडेल के अनुसार एक देश को बाहरी संतुलन प्राप्ति हेतु मौद्रिक नीति का प्रयोग करना चाहिए, आर्थिक संतुलन के लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए मुंडेल फ्लेमिंग का जो मॉडल था वो हेक्सचर ओल्हिल मॉडल का जो था उसका थोड़ा व्यापक रूप था, ठीक है ना, उसका जो एक्सटेंशन था। तो इस पर इन्होंने जो भी अपनी नीतियाँ दी, जो भी स्टेटमेंट दी थी, कंक्लूजन दिए थे, अगर आपने उनको पढ़ा है तो बड़े आसान से इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। देखिए जो भी मैंने यहाँ बोला है आपको भी याद होना चाहिए इसमें सच कितना है और झूठ कितना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, 2002-2003 के बजट के तर्क करो कि उच्चतम दर को किस सीमा तक घटाया गया है। तो देखिए ये ओल्ड है, इतना रिलेटेबल नहीं है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का अंश देखिए अब काफ़ी बढ़ चुका है, ये पहले की बात है। हरित क्रांति के विषय में देखिए ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 38 क्वेश्चन हैं, भारत में सुधार तो काल अंतर्राज्यीय विषमताएँ बढ़ी हैं, देखिए ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 39 क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये थोड़ा ज़रूरी है। कमेटी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है वो उसको एक अलग कॉपी में, ठीक है ना, उसकी एक अलग से लिस्ट बना लेना। इससे तुम्हें ये फ़ायदा होगा कि आपको पता होगा कि कमेटी से रिलेटेड कितने एमसीक्यू आ चुके हैं और क्या क्या वो पूछ चुके हैं। और यकीन दिलाता हूँ आपको कि इसी में से रिपीट होता रहता है, ठीक है ना। आप बार बार पढ़ते होंगे रंगजन समिति, नरसिम्हा समिति, केलकर समिति, मल्होत्रा समिति, ये 4-5 नाम है, 10-12 नाम है, यही रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि इनमें से किस वर्ष चालू खाते का अधिक्य था। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पिछले 3 वर्षों में देखिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। केंद्र सरकार के राजस्व कर, देखिए ये भी कितना बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करते हैं अगले एमसीक्यू की। देखिए जो ओल्ड आउट ऑफ डेटेड है, ठीक है ना, जो पैटर्न जो है एमसीक्यू का
पुराना हो चुका है वो इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब जब इंडियन इकोनॉमी और वगैरह जो एमसीक्यू आते हैं वो किस लेवल के आते हैं, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। लेकिन जो बाकी हमारे सब्जेक्टिव हैं, ठीक है, जो हमारे सब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ग्रोथ इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जो टॉपिक वाले एमसीक्यूज़ हैं उनको तो हमें ज़रूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो प्रैक्टिस है, लर्निंग है, वो बढ़ती है। ब्याज भुगतान आजकल, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जब दो समय श्रेणियों के उतार चढ़ाव ऋणात्मक से संबंधित हो तब। इसका जो सही उत्तर है वो आप टिक करिए और आंसर की से बाद में मैच करिए। क्वेश्चन 45 ये है असरसर रीजनिंग वाला, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़नी है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46 है, दो विकल्पों x तथा y प्रत्याशित मूल्य एक समान है, लेकिन y का प्रसरण x के प्रसरण से अधिक है। एक ऐसा व्यक्ति जो x के मुकाबले y को चुन रहा है वो क्या है, ठीक है। ये आपको उत्तर देना है। 47 ये भी जो है डायरेक्ट आंसर किया जा सकता है। 48 की बात की जाए तो ये भी डायरेक्ट आंसर किया जा सकता है। 49 की बात की जाए तो देखिए ये भी डायरेक्ट आंसर किया जा सकता है। और अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 50 की तो देखिए ये भी डायरेक्ट आंसर किया जा सकता है। जो फाइनल जो आंसर की है वो दी जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि आप मैच कर सकें अपने आंसर को और अपना स्कोर जो है वो चेक कर सकते हो। इसमें से कम 10 से 12 जो क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ डेटेड थे, लेकिन उनमें से फिर भी 4 से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और टोटल 50 में से ये मान के चलिए कि 35 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कि आने वाले टाइम में उनमें से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। कि देखिए कैसे पूछा जाएगा, देखिए टॉपिक वही होगा, ठीक है, लेकिन उसका तरीका बदल जाएगा पूछने का। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।